आखिर ये मदर इन लॉज इतनी टॉक्सिक क्यों होती हैं? हर वक्त इनका मुंह बना रहता है, ताने मारती हैं, कमियां निकालती हैं, परवरिश के बारे में टोकती हैं कि तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया, तुम्हें कुछ आता नहीं। ये बहू को खुश दिखना ही नहीं चाहती। ऐसे बहुत सारे सवाल आप कमेंट्स में मुझसे अक्सर करते हो कि मदर इन लॉ इतनी टॉक्सिक क्यों है। देखो, अगर आप भी वो बहू हो जिसको अपनी मदर इन लॉ टॉक्सिक लगती हैं, अजीब सी लगती हैं, उनके साथ आपका बिटर रिश्ता है, तो पहली तो ये बात है कि ये कोई बहुत यूनिक चीज़ नहीं है, बहुत यूनिवर्सल चीज़ है। मोस्ट ऑफ द घरों में यही है। बहुत कम ऐसी फीमेल्स हैं जो इतनी मैच्योर हैं कि उन्होंने अपनी बहू के साथ एक प्यारा संबंध बनाया है। ज़्यादातर आपको ये बिटरनेस ही दिखेगी, ज़्यादातर टॉक्सिसिटी ही मिलती है इन रिश्तों में। तो आज हम कोशिश करेंगे मदर इन लॉ ऐसी क्यों हो गई इस बात को समझने के लिए, उनके पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखते हैं, क्योंकि ये मदर इन लॉज भी तो हमारे गुलाबी गैंग का ही पार्ट हैं। ठीक है, अब वो हमारी बुज़ुर्ग हैं, हमसे बड़ी हैं, मैच्योर लेडीज़ हैं, लेकिन हैं तो वो भी इसी गुलाबी दुनिया का हिस्सा है कि नहीं। तो आज समझते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आप लेडीज़ भी, आप में से कोई भी बहू, मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, सबके लिए कह सकती हूँ कि कोई भी बहू जब शादी करके गई थी, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं तो अपनी सास के साथ बना के ही नहीं रखूँगी, मैं तो सास से कभी बात ही नहीं करूँगी, मैं तो उनको अच्छी तरह से कभी ट्रीट ही नहीं करूँगी। हर लड़की शादी करके जब ससुराल जाती है तो वो ये सोच के जाती है कि वो उस माँ को अपना लेगी अपनी माँ की तरह, वो पिताजी को पिता का दर्जा देगी, हस्बैंड को तो परमेश्वर, हम वैसे ही बचपन से सुनते हैं, मानना है। उस घर के हर मेंबर को खुश रखेगी, अच्छा खाना बनाएगी। हर एक लड़की इसी नियत के साथ जाती है, लेकिन जाने के कुछ वक्त बाद रिश्ता इतना खट्टा सा हो जाता है, बिल्कुल किसी के मन में किसी के लिए कोई अच्छी पॉजिटिव प्यार भरी फीलिंग्स ही नहीं होती। क्यों? उसका कारण डेफिनेटली मदर इन लॉ की टॉक्सिसिटी है। स्कूल में प्रिंसिपल ही तो रूल्स इम्प्लीमेंट करता है, स्टूडेंट्स में तो इतना दम नहीं है ना कि वो स्कूल की चीज़ें चेंज करे। अगर स्कूल में डिसिप्लिन नहीं है, अगर स्कूल में बच्चे किसी का कहना नहीं मान रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो सब प्रिंसिपल को पकड़ते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऊपर प्रधान है। तो ऐसे ही जो रिश्तों में टॉक्सिसिटी आ रही है, ससुराल में जो बिटरनेस आ रही है, उसका भी कहीं ना कहीं दारोमदार सास के कंधों पे, क्योंकि वो तो हेड हो गई ना, अब वो अपने आप को सबसे ऊपर समझती हैं, वो ही रूल्स बनाएंगी, वो ही बताएंगी बहू को क्या करना है। तो बाहर से आई बहू में उतनी पावर नहीं है कि वो आके घर में जहर घोल दे, कड़वाहट कर दे। वो बड़ी अच्छी नीयत से आती है, लेकिन जब उसको बार बार ताने कसे जाते हैं, जब उसको बार बार नीचा दिखाया जाता है, जब बार बार ऐसा दिखाया जाता है कि वो बाहर की है, उसकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी पसंद मैटर नहीं करती, उस पर अपनी चीजें थोपी जाती है, तब जाके बहू अंदर से बहुत कड़वी हो जाती है। तब उसको भी लगता है कि ठीक है, वो आपको वही वापस देगी जो आप उसे दे रहे हो, तो ससुराल वालों की तरफ से मिला हुआ जो भी है वो उसको रिटर्न कर देगी। अब अगर वो उसे अच्छा रिश्ता देंगे, अगर उसे प्यार देंगे, अपनापन देंगे, तो वो उसको 5 गुना करके लौट आएगी। तो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी मदर इन लॉ से ही आती है। तो पहले तो समझते हैं ऐसा क्यों है। आप उस घर में जिस रिश्ते में आए हो वो आपका उनके बेटे के साथ है। डेफिनेटली कोई भी लड़की पहले शादी करती है अपने पति के लिए। ये सच अगर लोग समझने लग जाएं कि उसने शादी सिर्फ पति के लिए की है, ससुराल में मदर इन लॉ के लिए, फादर इन लॉ के लिए, देवर ननंद के लिए नहीं की थी। शादी में डायरेक्ट रिश्ता हस्बैंड वाइफ का ही है, वो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए ही यहाँ पे आई है। अब मदर इन लॉ का जो बेटा है वो आपका पति है। वो लड़का उस मदर इन लॉ का 100% जो था कंफर्ट जोन था, वो लड़का उनका हर चीज़ में साथ दे रहा था। अगर आप इसको बिना ऑफेंड हुए समझने की कोशिश करो तो वो लड़का वो पार्टनर था उस मदर इन लॉ का जो उनके साथ सिंपथाइज करता था, उनकी सारी दुख भरी दास्तान सुनता था कि दादी ने उनके साथ क्या बुरा किया, बुआ कितनी खराब थी, पापा ने कभी उनको वो जगह नहीं दी। वो लड़का हमेशा उनकी हर बात सुन रहा था और बहुत सिंपथी के साथ सुन रहा था। मम्मी को जब भी पा रहा था, मम्मी को बोल रहा था, मम्मी तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारे साथ तो ज़िंदगी में कभी अच्छा हुआ ही नहीं। वो हर वक्त सिंपथाइज कर रहा था और वो लड़के ने ये प्रण लिया था कि अब मैं मम्मी के लिए वो सब करूंगा जो मेरे मम्मी के लिए उनके ससुराल वालों ने नहीं किया। जब मम्मी शादी करके आई थी, उस बेटे के पैदा होने से पहले तो उनकी भी कंडीशन बहुत मिजरेबल थी। आपके हस्बैंड की दादी ने भी उन पे बहुत अत्याचार किए थे और आपके ससुर जी भी उनके साथ खड़े नहीं होते थे, उनका सपोर्ट नहीं करते थे, उनको बाहर वाला ट्रीटमेंट ही दिया गया था।
फिर जब उनका बेटा पैदा हुआ और उसको बड़ा होते उन्होंने देखा तो उनको रियलाइज हुआ कि ये बेटा तो वो आदमी है जो मुझे एक्चुअली चाहिए था, जो मेरी सारी बात सुनता है, मेरे साथ सिंपैथाइज करता है। वो ये भूल जाती हैं कि ये बेटा, अब जब वो बेटा बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, तो वो मम्मी को अस्पताल भी लेके जा सकता है, फिजियोथेरेपी के लिए भी लेके जा सकता है, मम्मी को शॉपिंग भी कराता है। कई बेटे तो इतना उसमें डूबे होते हैं माँ के एहसान में और गिल्ट में कि माँ के साथ मूवी देखने भी जाते हैं, ट्रिप पे भी चले जाते हैं। वो माँ को वो सब सुख देना चाहते हैं जो उनके पिता ने नहीं दिए, जो ससुराल में उस मदर को मिले नहीं। अब मदर की ज़िंदगी में जो एक आदमी की जगह है, हर औरत को कंप्लीशन के लिए एक आदमी चाहिए और हर एक औरत आदमी को कंप्लीशन के लिए एक औरत चाहिए। सो यिन एंड यांग का जो कॉन्सेप्ट है, दैट अ मैन कंप्लीट्स अ वुमन एंड अ वुमन कंप्लीट्स अ मैन। आई नो हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमको ज़रूरत नहीं है, बट देयर इज़ अ वेरी फॉन्ड नीड। तो वो नीड जो इतने साल उनकी ज़िंदगी में नहीं थी, 20, 25, 30, 35, 40, 50 तक कोई नहीं था, अब वो बेटा उसको पूरी कर रहा है। वो बेटा हर जगह खड़ा है जहाँ माँ को ज़रूरत है, और माँ के पास वो बाप, बेटे का जो बाप है, जो माँ का हस्बैंड है, वो कभी नहीं था। वो वैसा ही चाहती थी। अब वो बेटा जैसा कर रहा है ना कि मम्मी को जो ज़रूरत है मैं पूरी कर दूँ, जहाँ ले जाना है सब कुछ, मम्मी की खुशियाँ, मम्मी की सब चीज़ें वो बेटा पूरी कर रहा है ना। अब वो बेटा मम्मी को मामा के घर भी ले जाता है, मम्मी को अस्पताल भी, सब चीज़ें वो बेटा कर रहा है। अब आप आ गए तो बेटे का अटेंशन बटा, बेटे को अब अपनी बीवी को भी वक्त देना है, बीवी के साथ उसके ससुराल भी जाना है, बीवी को शॉपिंग भी करानी है, उनको मूवी भी जाना है, उनको घूमने भी जाना है। अब मदर इन लॉ को लगता है कि ये आ गई है मेरे बेटे को मुझसे छीनने के लिए। वो ये बात भूल जाती हैं कि आज से 25-30 साल पहले वो भी चाहती थी कि उनके हस्बैंड उनके साथ वक्त बिताएं। अब वो ये चीज़ नहीं समझ पाती कि इसका जो हक है वो मेरे बेटे पे है, वो उसकी वाइफ है, अर्धांगिनी, आधा अंग, ये बहुत इक्वल पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। इस चीज़ को वो नहीं समझ पाती। उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि मुझसे छीन लिया गया। अब अगर वो खाली मूवी देखने जाएंगे तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे कि मुझको लेके नहीं गए, मेरा बेटा तो हमेशा मुझको लेके जाता था। अगर आप घूमने जा रहे हो तो इनसिक्योरिटी हो जाएगी कि हम तो पूरा परिवार जाते थे, हम ऐसे कभी नहीं गए, बड़े बेशर्म है। बेटा अपने रूम में अगर अपनी वाइफ के साथ और उसने कुंडी लगा ली है तो बाहर घर में कलेश कर देती हैं ये मदर इन लॉ कि कितने बेशर्म है, संडे का दिन है, हम लोग ऐसे कभी नहीं बैठे थे। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मदर इन लॉ के अंदर है, ये टॉक्सिसिटी उनके अंदर आई है उनकी पिछली जर्नी से, जो शुरू हुई थी उनके शादी के वक्त से। वो भी जब अपने ससुराल में आई थी तो बहुत सारे अरमान लेके आई थी, बहुत सारे सपने थे, उनकी नीड फॉर कंपेनियनशिप, उनकी भी तो ज़रूरतें थी। आज वो आपको एक बुज़ुर्ग औरत लगती हैं, लेकिन उनकी भी तो ज़रूरतें थी। जब वो भी 20, 25, 28 साल की थी तो वो आई थी ससुराल में एक कंपेनियन के लिए। वो चाहती थी कि उनके साथ कोई वक्त बिताए, उनकी फ़िज़िकल नीड्स थी, उनकी इमोशनल नीड्स थी, उनकी मेंटल नीड्स थी, उनको कोई समझे वो इंसान नहीं था। उस खालीपन में जहाँ उनको जज किया जा रहा था उनकी लुक्स के लिए, उनके फैमिली बैकग्राउंड के लिए, तब तो लेडीज़ बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी, उस वक्त वो भी बहुत अंदर वैक्यूम लिए बैठी थी। उस वक्त उनके अंदर कड़वाहट घुलती गई, वो जहर भरता गया कि मेरा तो कोई भी नहीं है, ये पति भी मेरे लिए नहीं खड़ा होता, ननंद भी आती है तो घर में कलेश करती है, सास तो वैसे ही यूनिवर्सली टॉक्सिक है। तो वो जो वैक्यूम इतने साल, इतनी कड़वाहट लेके वो जब बच्चे को उन्होंने बड़ा किया तो वो फुली धीरे धीरे उस बच्चे पे डिपेंडेंट होने लग गई है। वो अपनी हर चीज़ के लिए उस बच्चे पे डिपेंडेंट है। अब वो लड़का उनका पार्टनर ही है, उसके अंदर सिंपैथी भी है माँ को लेके, उसको बेटे का फ़र्ज़ भी निभाना है कि मैं माँ का बेटा हूँ। उसके अंदर बहुत सारा गिल्ट भी है, शादी के बाद तो गिल्ट भी भर जाता है कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ हो गया, अगर मैं अपनी बीवी को समय दूंगा तो मेरी माँ कहीं छूट जाएगी, मेरी माँ तो बेचारी पहले से अकेली ही थी, मेरी माँ के साथ तो कोई भी नहीं खड़ा था। अच्छा आप लोग बताओ, जितनी भी जो गर्ल्स देख रही हैं, जो बहुएं हैं, जितने भी साल आपकी शादी को हुए, जिनको अपनी मदर इन लॉ से प्रॉब्लम है, आप मुझे सच सच बताओ कि आपकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? क्या वो साथ में बैठते हैं? क्या वो साथ में ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हैं? क्या वो साथ में रिश्तेदारी निभाते हैं? क्या वो साथ में मूवी देखने जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं? नहीं। आपके ससुर जी बैठते हैं, हर वक्त टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ चल रही है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, कोई शायद किसी भी तरह की न्यूज़ में वो लगे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, कुछ भी करें, उनका तो टीवी का रिमोट हाथ में होता है और अब फ़ोन भी होता है आज के ज़माने में।
उनको कोई मतलब नहीं है घर में क्या कलेश चल रहा है, और अब वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो बोले, क्योंकि वो कभी वाइफ के साथ खड़े नहीं थे, बीवी बोलने भी नहीं देती। वो जो चीज़ें 20-25 साल में नहीं बोलती थी, आज आके वो ये बोलती है कि मैं ही क्यों करूं, सारी एडजस्टमेंट मैं क्यों करूं, मैं तो सारी जिंदगी करती रही, तुम अब चुप करके बैठो, तुमने तब भी मेरा साथ नहीं दिया। अगर वो बोलते भी 1%, वैसे तो वो बोलते नहीं है, उनको बोलने नहीं दिया जाता, तो उनके बीच में रिश्ता ना होना एक बहुत बड़ा कारण है मदर इन लॉ के टॉक्सिक होने का, और वो आगे अपने बहू बेटे के बीच में भी रिश्ता बनने नहीं देंगी। इस सब में सबसे बड़ा कसूरवार कौन है? आपके फादर इन लॉ। आपकी मदर इन लॉ को टॉक्सिक बनाया है आपके फादर इन लॉ ने, वो ही गुनहगार हैं। अगर वो अपनी बीवी का साथ देते, अगर वो उसको प्रायोरिटाइज करते, वो ये समझते कि औरत जो घर छोड़ के आई है मेरे लिए आई है, मेरी माँ के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरे भाई के लिए, उसकी बीवियों के लिए नहीं आई, वो आई थी मेरे लिए, और मेरा फर्ज है कि मैं अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ, उसका साथ दूँ, मेरी बीवी को कोई ताना ना मारे, मेरी बीवी को कोई नीचा ना दिखाए, वो मेरी पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी है, और मेरा फर्ज है उसके साथ पिलर की तरह खड़े रहना। उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने उसको छोड़ दिया। और जब आदमी छोड़ देता है ना औरत को, वो छोड़ना ऐसे नहीं कि डिवोर्स ले लिया, घर में भी छोड़ देते हैं आदमी। वो छूटी हुई औरत इतनी बिटर हो चुकी है, वो जहर जो उसको चारों तरफ से मिला उसने उसको ही प्रोसेस किया है, और अब वो सारा जहर डाल रही है अपनी बहू के ऊपर। ये दिस टॉक्सिक मदर इन लॉ इज क्रिएटेड बाय द फादर इन लॉ, योर हस्बैंड्स फादर, क्योंकि उन्होंने चार्ज नहीं लिया सिचुएशन का। हम क्यों कहते हैं कि पेट्रियार्की है, हम क्यों कहते हैं इट्स अ मैन्स वर्ल्ड? बिकॉज मेन आर सपोज्ड टू बी द लीडर्स। आदमी चाहे तो अपनी बीवी को क्वीन की तरह ट्रीट करके उसमें से बेस्ट निकाले, वो दुनिया की सबसे लविंग केयरिंग वाइफ होगी, और आदमी चाहे तो अपने घर का माहौल इतना ख़राब कर दे, वहाँ सिर्फ कलेश हो, बहुत टॉक्सिक माहौल बन जाए। क्योंकि वो तब भी एब्सेंट थे, वो अपनी माँ के चरणों में बैठे थे जो कि आज चली गई, अब वो भी अकेले हैं। अब उस फादर इन लॉ का भी रिश्ता किसी से नहीं है, उनकी तो कोई सुन ही नहीं रहा। वो बेटा भी गिल्ट में है, अब उसको बाप की जगह भी पूरी करनी है और एक अच्छा बेटा भी बनना है, क्योंकि उसको एग्जाम्पल दिए जाते हैं श्रवण कुमार के कि बेटा तुझे तो श्रवण कुमार बनना है। वो खुद नहीं करेगा, उसको श्रवण कुमार वाला रोल अपनी बीवी पे डालना है कि तुम मेरी माँ को खुश कर दो। अब मदर इन लॉ तो कभी उससे खुश होंगी नहीं, क्योंकि उनका अपने अंदर इतना वैक्यूम है, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये लड़की भी सेम चीज़ से जूझ रही है। अब आपके हस्बैंड भी वही क्रिएट कर रहे हैं बाय बीइंग एब्सेंट। अगर वो भी अपनी माँ की जी हुजूरी कर रहे हैं तो वो वही सेम चीज़ कर रहे हैं जो उनके फादर ने की। अब वो भी आपके लिए ऐसा ही माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि आप भी कल को टॉक्सिक हो जाओ। अगर कोई लेडी माइंडफुल नहीं है, कॉन्शियस नहीं है अपने एक्शंस को लेके, और उसके अंदर इतनी कड़वाहट घुली हुई है लोगों की वजह से, जो भी लोगों ने किया, इफ शी इज जस्ट ड्रिवन बाय हर सर्कमस्टांसेस, तो वो टॉक्सिक हो जाएगी। तो अब आपका भी फ्यूचर वही है। लुक एट दैट मदर इन लॉ। अगर आज आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते एंड यू जस्ट लेट योर इमोशंस फ्लो, तो कल को आप भी किसी के लिए शायद उतने टॉक्सिक हो जाओ। ये कसूर जो फादर का, जो हस्बैंड का चलता आ रहा है, फादर इन लॉ वो अब हैं, आपके हस्बैंड हैं, ये कसूर बार बार जनरेशन आफ्टर जनरेशन यही टॉक्सिक मदर इन लॉ क्रिएट करता रहेगा। हमको ये कोशिश करनी है कि हम वो ना बन जाए। गुलाबी लाइफ कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है। गुलाबी लाइफ सिर्फ एक कोशिश है हमारी ज़िंदगियों में, हमारे परिवारों में खुशियाँ भरने की, कि औरतों के चेहरे पे वो गुलाबी रंग आए, वो मुस्कुराएं, वो खुश हों। अभी देखो उस परिवार में वो बहू भी खुश नहीं है, उसके गालों से गुलाबी रंग उड़ गया है, वो बहुत दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, सफ़र कर रही है, और वो मदर इन लॉ भी इतनी ही जेलस, इतनी ही टॉक्सिक है कि वो भी खुश नहीं, उनके अंदर से भी बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस आती है। तो कैसे परिवार हमने बनाए हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या क्रिएट कर दिया माहौल? हमको एज अ सोसाइटी चार्ज लेना पड़ेगा कि हम सब अगर सिर्फ अपने माँ बाप को ही सर्व करते रहेंगे तो जो कपल का रिश्ता है जिसमें से मैक्सिमम हमारी हैप्पीनेस निकलनी थी, वो हर बार सफ़र करेगा, और हम आगे से आगे टॉक्सिक फैमिलीज क्रिएट करते रहेंगे। माँ बाप सुप्रीम है, बच्चे हमसे छोटे हैं, उनको अभी दुनिया की समझ नहीं है, वहाँ हम मैच्योर हैं। इक्वल रिश्ता होता है सिर्फ हस्बैंड वाइफ का, एकदम इक्वल, बराबर का। पार्टनरशिप बोलते हैं, कंपेनियनशिप बोलते हैं, अर्धांगिनी, आधा अंग, ये दोनों कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। अगर इस रिश्ते में प्यार होगा, इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होगी, इस रिश्ते में सपोर्ट होगा,
तभी हम एक अच्छा हैप्पी परिवार क्रिएट कर पाएंगे, नहीं तो ये टॉक्सिक साइकिल चलती रहेगी, कल को आप भी एक टॉक्सिक मदर इन लॉ बन जाओगे। सो गुलाबी गर्ल्स, अगर आप इस बात को समझ पाए हो कि वो कैसे टॉक्सिक बन गई, तो आज आप उसी पोजीशन में हो, आप शादी करके आए हो, आपके भी बच्चे हैं, आपको कोशिश करनी है कि अपनी खुशी के लिए, अपनी वर्थ के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए आप किसी बेटे पे डिपेंडेंट ना हो। अब आपको ये टॉक्सिक साइकिल यहीं पे ब्रेक करनी है, इसको यहीं तोड़ना है कि ये टॉक्सिसिटी आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो। आपको खुद को ये कहना है कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बहू के साथ नहीं होगा। आई रियली विश कि आपकी मदर इन लॉ ने भी ये सोचा होता। उन्होंने उल्टा सोचा। वो क्या कहती हैं कि हम भी तो उठते थे, हम भी तो ऐसे करते थे, हम भी घर का सारा काम करते थे, हम भी सास के हिसाब से चलते थे, हमने भी उनके रूल्स फॉलो किए, तुम्हारे पापा जी भी नहीं आते थे, तो मेरा बेटा क्यों ये सब कर रहा है। उन्होंने काश ये कहा होता कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बहू के साथ नहीं होगा, जो खुशियाँ मेरी झोली में नहीं आई वो सब मेरी बहू के ज़िंदगी में आएंगी, मैं वो रिपीट नहीं करूँगी। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वो बन गई इतनी कड़वी। अब आप इसको यहाँ ब्रेक करो और अपने आप से प्रॉमिस करो कि जो मैंने नाजायज़ चीज़ें झेली हैं, जो ताने मुझे मिले हैं, जो कड़वाहट मेरी ज़िंदगी में घोली गई, वो मैं आगे नहीं घोलूँगी। नेक्स्ट जनरेशन को मैं इतना इंडिपेंडेंट होने दूंगी, उनके रिश्ते को बनने दूंगी, क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट उन दोनों का रिश्ता। अगर वो आपस में खुश हैं तो सास ससुर खुश ही होंगे, उनके आगे बच्चे भी खुश होंगे, सब खुश होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कपल्स आपस में खुश नहीं है, खींचातानी चल रही है। लड़के का तो बेचारे का टग ऑफ वॉर हो रहा है कि एक तरफ से बीवी खींचती है, एक तरफ से मदर इन लॉ है, वो गिल्ट में भी है, वो अंडर प्रेशर भी है, उसको नहीं पता। फिर वो अपना सोलेस ढूंढता है बाहर, वो ड्रिंक करेंगे, वो पार्टी करेंगे, वो सोचेंगे कि इसमें जितना देर से आओ इस कलेश वाले घर में उतना ही अच्छा है। वो उसमें खुश है ही नहीं, किसी को सुकून नहीं है। आपको ये साइकिल यहीं ब्रेक करनी है। आई नो आपके साथ नाजायज़ चीज़ें हुई, आई नो ये बहुत नाइंसाफ़ी वाली बात है, आई नो आप खुश नहीं हो, पर आपका ये फ़र्ज़ है इस जनरेशन के लिए कि आप इसको यहीं एंड कर दो, इसको आगे ना लेके जाओ, ताकि अगली जनरेशन वो सब दुख ना भोगे जो आपने भोगे हैं। ये एक छोटी सी कोशिश हम गुलाबी लाइफ के थ्रू कर सकते हैं। आप में से जितने लोग मेरा साथ दोगे इस कोशिश में, मुझे कमेंट्स में बताना, और बहुत जल्द मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरते रहेंगे, खुश रहने की कोशिश करते रहेंगे।